स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं अकाउंटेंट्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक मतलब के 21,97,239 रुपए का इनकम टैक्स पे किया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 21 लाख रुपए, मतलब लगभग 22 लाख के आसपास है। 22 लाख रुपए पे करना कोई मजाक है? आपने ये पे किया क्योंकि आपको एक थोड़ी सी नॉलेज नहीं थी। इनकम टैक्स का सेक्शन, जैसा कि आपको मैं बताऊं, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, इसके बारे में आपको बताता हूं। इनकम टैक्स का सेक्शन 54 एक ऐसा सेक्शन है जो आपके इस टैक्स को बचा सकता है। आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 21,97,239 रुपए टैक्स अगर आपका बच जाए, उसके लिए आपको सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स। अगर इसकी नॉलेज होगी तो 21-22 लाख रुपए आप बचा लोगे टैक्स। अब ये टैक्स बना कैसे था, ये हमारी पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था, तो आप उसको देख सकते हो। ये एक कॉन्टिन्यूसली एक लंबा टॉपिक है। अगर मैं एक वीडियो में बनाता तो ये 1 घंटे 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जानी थी, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लें एक बार, ठीक है। हमारी जो ये वीडियो है, इसका जो थंबनेल है लास्ट में, उसके एक पार्ट में मैंने इसको अटैच किया हुआ है। आप वहां थंबनेल में देखोगे, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद थंबनेल में जाकर के उस पर क्लिक करके पिछली वीडियो आप देख सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा एक रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा यहां से एक बार बता देता हूं। ये एक्चुअली जो टॉपिक है ये कुछ इस तरीके का था कि 2 करोड़ की मेरी सेल थी। मोटा मोटा बता रहा हूं, मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टॉपिक आज का कुछ और है। 2 करोड़ की सेल थी, 2 लाख के खर्चे थे। ये एक्चुअली में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक हाउस सेल किया था और 2 करोड़ का सेल किया था, और 20 लाख के इसमें 2 लाख के खर्चे थे मेरे स्टाम्प ड्यूटी, ये एडवर्टाइजमेंट के और ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लगा लो, और बैंकिंग मोड से मैंने पे किया था। तो 2 करोड़ में से 2 लाख रुपए माइनस किया। 1,98 की मेरी सेल हुई। जो 1,98 की सेल हुई, ये प्रॉपर्टी मैंने 50 लाख में खरीदी थी, 50 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू थी, और बाकी स्टाम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लगा के मेरे 10 लाख के खर्चे थे। तो टोटल मुझे 60 लाख की पड़ी थी। अभी आगे मैंने कंस्ट्रक्शन करवाया था, तो कंस्ट्रक्शन के केस में भी मैंने मतलब अच्छा इंडेक्स कॉस्ट की हेल्प से मैंने इसका ये प्राइस निकाला था। ये प्राइस मुझे इतना पड़ा था, 60 लाख की प्रॉपर्टी जो है 74,88,189 रुपए इंडेक्स कॉस्ट की हेल्प से इसका प्राइस निकला था। फिर आगे मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो मैंने 15 लाख की कंस्ट्रक्शन भी करवाई थी, फिर उसकी भी इंडेक्स कॉस्ट निकाली थी 15 लाख की, 17,48,162 रुपए इंडेक्स कॉस्ट निकली। उसके बाद मैंने फाइनल यहाँ पर कैपिटल गेन निकाला और उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। तो ये मैंने इस तरह से एक 21 लाख का इनकम टैक्स निकाल दिया। तो आज का जो टॉपिक है, इस जो 21,97,239 रुपए पे किया, अगर हमें सेक्शन 54 की नॉलेज होती तो हमें ये टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आज इसी के बारे में मैं बताता हूं कि एक्चुअल में सेक्शन इनकम टैक्स का सेक्शन 54 है क्या। देखिए, सबसे पहले कि ये सेक्शन का बेनिफिट कौन ले सकता है। इस सेक्शन का जो बेनिफिट है ना, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ ले सकते हैं, और कोई नहीं ले सकता। सीधी स्पष्ट और सिंपल सी बात। चलिए, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है। अब किस तरह की प्रॉपर्टी पर, किस तरह की प्रॉपर्टी को सेल करने पर हुए कैपिटल गेन पर, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है वो जिसको सेल किया और एक कैपिटल गेन हुआ और उस पर जो इनकम टैक्स बना उसको बचाया जा सकता है। वो ओनली 1 रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, ठीक है जी। ओनली 1 रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल के पास एक घर है, रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस की डेफिनेशन होती है, रेजिडेंशियल जो ये वर्ड है, ये रहने लायक होता है। रेजिडेंशियल में होता है रहने लायक, जिसमें बिजली, पानी, सीवरेज, किचन वगैरह जो है, बेडरूम, और इसकी प्रॉपर मतलब एक सुविधा होनी चाहिए जिससे एक इंसान रह सके। ऐसा नहीं कि बस 4 दीवार खड़ी की और एक कड़ी वाला मकान बना दिया और
और ना लैट्रिन बाथरूम किचन कुछ भी नहीं है और इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट ले लिया, टैक्स बचा लिया, तो गलत है। इनकम टैक्स इसको नहीं मानता। इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंशियल मीन्स प्रॉपर एक रहने लायक, उसमें एक इंसान मतलब अच्छे तरीके से रह सकता है, सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो कैपिटल गेन हुआ, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में ही आप इसको बचा सकते हो, शॉर्ट टर्म के केस में नहीं। ठीक है, ये बता दूं मैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा है होल्ड की हुई आपने, और उसको बेचने पर जो कैपिटल गेन होगा वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 2 साल से पहले अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों को सेक्शन 54 बेनिफिट नहीं देता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वालों को ही बेनिफिट देता है। आपने 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड किया है फिर बेचा है, ठीक है जी, उसी के केस में आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अभी कितना उसमें मतलब कि ये कह रहा है कितना री इन्वेस्ट करें अपना जो कैपिटल गेन हमने बचाना है। ये कह रहा है ओनली LTCG अमाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका जो कैपिटल गेन हुआ था, ठीक है, वो कैपिटल गेन निकल के आया जी 10 लाख, इसमें आया 1,56,00,000, 1,05,63,649, 1,05,63,649, ये आपका कैपिटल गेन था। इसके ऊपर 21 लाख का टैक्स बना। अब 21 लाख का टैक्स बचाने के लिए आपको जितना भी ये कैपिटल गेन है 1,05,63,649 रुपए, ये सारा का सारा आपको री इन्वेस्ट करना है। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट लिखा है, ये री इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इससे कम नहीं करना, जितना हुआ है सारा का सारा कर देना है। लेकिन कुछ लोगों को अगर मान लो इससे ज्यादा हो जाए, 3 करोड़ का कैपिटल गेन हो जाए, क्योंकि सबके घर की वैल्यू अलग अलग होती है, तो गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दी, एक लिमिट लगा दी कि 2 करोड़ तक आप बेनिफिट ले सकते हो, बाकी के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारा तो जो ये है 2 करोड़ से कम है, तो हम तो सारा बेनिफिट ले सकते हैं, हम सारा का सारा हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं कि आप जो री इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कब करना है, अगला क्वेश्चन है कब करना है। तो हमें जो इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, वो इन केस ऑफ रेडीमेड हाउस। अगर आप कोई बना बनाया घर खरीदते हो तो आप 2 साल के अंदर अंदर अपना री इन्वेस्ट कर दो, 2 साल के अंदर अंदर री इन्वेस्ट कर दो। अगर आप रेडीमेड हाउस नहीं खरीदते, आप कंस्ट्रक्शन कराते हो, आप कहते हैं मैं तो प्रॉपर्टी को पहले प्लॉट खरीदूंगा फिर बनवाऊंगा, तो ऐसे केस में आप यहां देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, अप टू 3 ईयर, ठीक है जी, ऐसे केस में अप टू 3 ईयर, यहां पर आप ना अप टू 3 ईयर, ठीक है जी, यहां पर आप ये लिखा हुआ है अप टू 3 ईयर, आप 3 साल तक कर सकते हो ऐसा। और रेडीमेड आप अगर री इन्वेस्ट कर सकते हो 3 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेज वाइज कैलकुलेट करना है, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्री की डेट आपकी पहला दिन माना जाएगा, और जो सेल करोगे सामने वाले को, तो वो आपका लास्ट दिन होगा। तो आपको 3 साल इस हिसाब से देखने हैं। उसके बाद रेडीमेड में आपके पास टाइम है 2 साल का, ठीक है जी। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बेचने से पहले आप पे पैसा पड़ा हुआ था, आपने उस पैसे का यूज किया और एक घर खरीद लिया, बेचने से 1 साल के अंदर अंदर पहले ही खरीद लिया, या आपने एक होम लोन लिया और होम लोन लेकर के आपने एक घर बना लिया, पहले ही बना लिया, चाहे आप लोन लेकर बना लो, चाहे आप अपने पैसे से खरीदो, यार दोस्त से पैसा लेकर खरीदो, ये मैटर नहीं करता। आपके पास 1 साल पहले आपने घर बना लिया हो या बना बनाया खरीद लिया हो, जैसे भी जितना भी पैसा आपका उसमें खर्च हुआ, ठीक है, जितना भी पैसा आपका उसमें खर्च हुआ, आप उस पैसे को इस कैपिटल गेन में से माइनस करो, क्योंकि इतना पैसा तो आप ऑलरेडी री इन्वेस्ट कर चुके हो, और जो बाकी बच गया उसको एक नए रेजिडेंशियल हाउस के अंदर री इन्वेस्ट कर दो, नए रेजिडेंशियल हाउस के अंदर री इन्वेस्ट कर दो, बाकी बचे हुए को अपने पास कुछ नहीं रखना आपने। हाँ, ठीक है जी। और अगर आपने जो 1 साल के अंदर अंदर मतलब बेचने से पहले 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने जितनी वैल्यू आपको कैपिटल गेन हुआ आपने उससे ज्यादा का खरीदा है, तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारा इन्वेस्ट हो गया। अब ये जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का ये कैपिटल गेन जितना हुआ ना उतना आपका खर्च मतलब री इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, चाहे 1 साल पहले, 1 साल के अंदर अंदर सेल करने से पहले हो चुका हो एक नए घर के अंदर जो आपके नाम से हो, चाहे लोन लेकर बनाया हो,
चाहे अपने पैसे से बनाओ, यार दोस्त से पैसे लेकर बनाए हो, रिश्तेदार से पैसे लेके बनाए हो, मैटर नहीं करता। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि जो री इन्वेस्टमेंट करनी है कहां करनी है। आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है सारा का सारा री इन्वेस्टमेंट कर दो एक नई रेजिडेंशियल हाउस के अंदर, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस बेचोगे तो रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। एक नए रेजिडेंशियल हाउस में कर दो री इन्वेस्ट, बहुत बढ़िया, कोई टैक्स नहीं देना, सारा का सारा इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। नए घर की कीमत 2 करोड़ है और आपने अपना एक जो भी आपका अभी 1 करोड़ 5 लाख जो कैपिटल गेन आया था, यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख 6 हजार 5,63,649 रुपए सब उसमें डाल देना आपने। तो बस अपना जो भी कैपिटल गेन है सारा री इन्वेस्ट करना है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, एक नोटिफिकेशन भी आई थी, उसमें कहा था कि एक इंसान 2 रेजिडेंशियल हाउस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। ठीक है, इफ 2 रेजिडेंशियल हाउस ओनली 1 टाइम इन ए लाइफ, एक बार ले सकते हो। अगर आपने लेकर ये अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले लिया है, फिर पूरी जिंदगी में आप सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस का बेनिफिट लोगे, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पर लगने वाले इनकम टैक्स को बचाने के लिए। एक बार आप ले सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। वैसे जितनी जल्दी हो सके, जब तक ये डेट है ले लो। अगर कोई नई डेट आ गई और ये अपॉर्चुनिटी हट गई फिर आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या है। इनमें कंडीशन भी रखी गवर्नमेंट ने, ऐसे नहीं सीधा सीधा बेनिफिट दे दिया। गवर्नमेंट कहती है कि 3 ईयर होल्ड इन न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आप नई प्रॉपर्टी लोगे, ऐसा नहीं है कि आप टैक्स बचाने के पर्पज से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो ले लो, एक नया घर तो ले लो, लेकिन उसको बेच दो अगले दिन या 1 महीने 2 महीने 6 महीने ना, ऐसा नहीं करना। उसको आपको ये लिखा है 3 साल तक होल्ड करके रखना है नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एक ही ले सकते हो घर। ठीक है, उसमें आपको 3 साल होल्ड करना है। अगर 3 साल से एक दिन पहले भी आपने इस रूल को तोड़ दिया तो ब्रेकेज तो ब्रेकेज है, चाहे 1 दिन पहले तोड़ो चाहे 2 दिन पहले तोड़ो। अगर ये रूल टूट गया तो ये समझ लीजिए कि जितना भी आपने बेनिफिट लिया है, जिस डेट में आपने सेल किया था, जिस फाइनेंशियल ईयर में दिखाया था, तो जितने दिन तक गवर्नमेंट का वो पैसा जो इनकम टैक्स बनना था उस टाइम पर आपने उसको बचा लिया। जितने लाख का बनना था, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूं यहाँ कितना लाख का टैक्स था, 21,97,239 रुपए। ये देख लीजिए, ब्रेक हुआ और इसका पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा, तो जब लगेगा और 21 लाख रुपए जब तक आपके पास पड़े थे उस डेट से लेकर के जब पता लगेगा ना, आपसे सारा इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा। ब्याज 21 लाख के ऊपर ब्याज बहुत बन जाएगा। अगर 5 साल बाद पता लगा ना तो 5 साल का ब्याज आपको देना पड़ेगा, फिर पेनल्टी भी लग सकती है। जो भी इनकम टैक्स रूल में लिखा है, लॉ में लिखा है, उस हिसाब से डिपार्टमेंट अपने आप कैलकुलेट करेगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अपनी ईमानदारी से बिल्कुल सही, समझ में ना आए तो किसी एडवोकेट या सीए की हेल्प ले लीजिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो, रेजिडेंशियल हाउस ये रहने के लिए जो घर लिया जाता है ना, ये बड़ा सोच समझ के लिया जाता है। आसपास का एनवायरनमेंट, अड़ोस पड़ोस, ठीक है, लोकेशन, बहुत कुछ देखा जाता है। इंसान लाइफ में एक बार घर लेता है, बार बार नहीं लेता। तो सारी चीजें देखने में, परखने में, क्योंकि कोई एक जॉब करने वाला इंसान है या बिजनेस वाला है, टाइम नहीं होता, टाइम लगता है इन चीजों को सर्च करने में ना। तो सर्च करने में टाइम लगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को समझता है। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको टाइम देता हूं। ठीक है, जो आपको एक टाइम मिला है ना, ये 2 साल के अंदर अंदर खरीद लीजिए, 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए, वो कहता है कि ठीक है, जब आपने सेल कर दिया ना, बस इस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में बिल्कुल मत रखिए। आप इस पैसे को सेविंग अकाउंट में मत रखिए, बैंक में जाइए और बैंक में बोलिए जी मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की है और मुझे इतना पैसा आया है और मैं उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना चाहता हूं, मेरा एक अकाउंट खोल दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो वो 2 तरह से अकाउंट खुलते हैं। एक एफडी टाइप का होता है जिसमें वो पैसा आपका फिक्स कर देंगे, वो आप निकाल नहीं सकते, और एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है जिसमें आप पैसा धीरे धीरे निकाल सकते हो जब आपका मन चाहे। अगर आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाइए, ताकि आपका पैसा सारा उसमें पड़ा रहेगा। जैसे जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी आप उसमें निकालते रहोगे। और एफडी की तरह होगा तो उसमें वो क्या करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे, वो एक डीडी बना करके मतलब कि उसको दे दिया करेंगे जो भी बिल्डर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपका घर बना रहा है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप अपना अकाउंट खुलवाइए, एफडी वाला खुलवाना है या सेविंग अकाउंट खुलवाना है ना। कहीं आप फ्लैट लेना चाहते हो, रेजिडेंशियल फ्लैट, तो उस केस में बिल्डर के नाम से या जो भी मतलब कि वो कंपनी है जो आपको फ्लैट सेल कर रही है, तो जो भी बिल्डर है उसके नाम से वो चेक बनाएंगे। तो ये बैंक वाले आपको अच्छे से समझा देंगे।
इसके बारे में, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। और ये ध्यान रखिए, ये जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, ये आपको मतलब कि तभी खुलवा लेना जब आपका सारा ये पैसा जो डीलिंग है हो चुकी है, पैसा आ चुका है। अपने सेविंग अकाउंट में मत रखो ये पैसा, भी जितना भी आया, अगर एक दिन के लिए चलो आपके सेविंग अकाउंट में आ गया है, कुछ भी है, आप इसको फटाफट जाकर के वहां खुलवाइए, सारा पैसा वहां ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है जी। और अगर चलिए नहीं भी कर पाए, आपको टाइम निकलता जा रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न उस साल की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हो, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले पहले आपको ये अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है जी। खुलवा लीजिए, नहीं तो फिर पेनल्टी लगेगी, फिर दिक्कतें आएंगी, तो ठीक रहेगा ये, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी, तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।